हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने सबसे पहले तो एबीबी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। एबीबी इंडिया आप सभी लोगों को पता है काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट इस वक्त की जो इनकी इनिंग हम लोग को देखने को मिल चुकी है काफ़ी खराब देखने को मिल चुका है। और वैसे तो थोड़ा अनुमान भी था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि इनकी जो मेन पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, हम लोग को विदेश में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है भाई कि जिनके जो मेजर कंपनीज है वो हम लोग को विदेश में देखने को मिल जाते हैं। एंड वहाँ से हम लोगों को एक हिंट भी मिल जाता है कि हाँ भाई, कि हमारे इधर जो कंपनियाँ हैं उन्हीं की जो सब्सिडरियाँ देखने को मिल जाती है या फिर इंडियन यूनिट्स जो देखने को मिल जाते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल ही देना है तो पेप्सी को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। उनके नंबर्स कैसे आते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे इधर जो वीबीएल है, वरुण बेवरेजेस, उसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी। एबीबी की अगर बात कर ले तो इनकी जो इंटरनेशनल लेवल की जो हम लोग को होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, मेन कंपनी, तो वहाँ पे हम लोग को पहले ही देखने को मिला था कि इंडिया रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें 9% तक का हम लोग को बिजनेस रिलेटेड फॉल देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब बिजनेस तो हो रहा था बट 9% डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो कि बता रहा था कि आने वाले समय में इनके नंबर्स कुछ खास नहीं होंगे। और यही चीज़ इनके नंबर्स में भी अभी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखोगे टॉप लाइन 2831 करोड़ है, ईयरली आप देख सकते हैं अच्छा है, 3175 करोड़ जंप है। 3160 क्वार्टरली था, ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। बट कंपनी के जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगेन कोई कंपनी लॉस में नहीं, प्रॉफिट में कितना 414 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 544 पहले हुआ करता था, 500 प्लस होता था, यहाँ पे 582 हुआ करता था, ये 414 के रेंज में आ गया। मतलब ज़्यादा खर्चा किया है बट उतना हम लोगों को आउटपुट रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हुए देखने को नहीं मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो गिरा। एंड वो वही चीज़ नीचे आते 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 जो फाइनल नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो हर जगह छापा जाता है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो बताओ। वो 443 करोड़ हुआ करता था एक साल पहले, और 3 महीने पहले 475 करोड़ हुआ करता था, वो 352 हो गया। ठीक है, मतलब 400, 450, पौने 500 के रेंज में चलने वाला प्रॉफिट 350 के रेंज में आ गया। एंड यही चीज़ ईपीएस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 20.93, ठीक है, 22.40 एंड राइट नाउ 16.60। ठीक है, काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल गया। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हर किसी कंपनी के बिजनेस में आपको इस प्रकार के प्लस एंड माइनस देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई हर वक्त बस एक प्लेयर आ रहा है, अभी 20 रन बना दिए, नेक्स्ट मैच 40 बनाएगा, फिर 50 बनाएगा, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 100, डबल 100, ट्रिपल 100, ऐसा नहीं होता है। हर किसी में आपको प्लस माइनसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अच्छी कंपनी वही होती है जो कम बैक करती है। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कम बैक करेगी? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कितना बिजनेस ये ला पा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है, जितना ज़्यादा चेक फटेगा उतना ही तो ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कोई मैजिक खेल नहीं होता है भाई। ठीक है, हमें धंधे के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उनकी पेरेंट कंपनी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, वो इंडिया के यूनिट को लेकर क्या कमेंट्री दे रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपको एक अनुमान आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एबीबी इंडिया के इस वक्त के जो नंबर रहेंगे काफ़ी हल्के रहेंगे। ये पहले से ही पता चला था, क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई देख लो यहाँ का बिजनेस इतना डाउन यहाँ पे हो चुका है। वही चीज़ हम लोग को रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी जिन्होंने ये सारी चीज़ों को गो थ्रू नहीं किया है उनके लिए तो एकदम शॉकिंग झटका लगता है, या फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि अरे ये स्टॉक ऐसा लगातार नीचे क्यों आ रहा था। तो ये इसके पीछे का मेन कारण होता है। देन अगर हम लोग बात करें इंडसइंड बैंक की भाई मुश्किलें तो अभी और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, एक बार आपके पीछे रेगुलेटर लग गया ना तो मल्टीपल वो अथॉरिटीज़ पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक आप सभी लोगों को अभी बताना चाहूंगा। पहले तो मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबर है। रिपोर्ट के जरिए खबर क्या है पता है? एमसीए हिंट दे रहा है, अभी तक एक्चुअल खबर नहीं है दोस्तों। एमसीए हिंट दे रहा है कि शायद से वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करवाएगा, सीरियस फ्रॉड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे एमसीए क्या होता है? एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, कंपनी का आप कह सकते हैं हेड बॉडी टाइप ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, एमसीए पोर्टल आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एमसीए की अगर हम लोग बात करिए, देखो पहले मैं आपको हेडलाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। द मिनिस्ट्री में एस्केलेट, ठीक है, में मतलब शायद, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, मैं साफ साफ लिखना चाहूँगा कि में एस्केलेट शायद द मैटर टू द SFIO। बाप रे बाप, अब ये SFIO क्या रहता है दोस्तों? तो SFIO का अर्थ होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, अगर
यहाँ पे अगर केस चली गई ना दोस्तों, लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अभी जिनको कानून के बारे में थोड़ा बहुत भी यहाँ पे नॉलेज है उनको पता होगा कि मतलब यहाँ पे जो केस यूजुअली ट्रांसफ़र होती है ना भाई, कि बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही डेंजरस चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड इसी बात की चर्चा हो रही है दोस्तों कि शायद से एमसीए क्या कर सकता है, एसएफआईओ के पास ये शायद से केस लेकर यहाँ पे जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं। आप देख सकते हैं एमसीए की बात कर ले तो सू मोटो बेसिस। ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि एमसीए कहाँ से आ गया, तो वो खुद से दोस्तों ये जो चीज़ें हम लोग को अभी इंडसइंड बैंक में होते हुए देखने को मिली थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खुद से जांच करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, और वो अकेला नहीं है, सेबी भी है। ठीक है, देन आईसीए की अगर बात कर ले, सीए का जो हेड इंस्टीट्यूट रहता है, ठीक है, वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एमसीए भी है, आरबीआई भी है। तो एक बार चीज़ अगर पीछे पड़ गई दोस्तों, ठीक है, एंड फाइनेंस रहेगा तो आप पूछो ही मत। ठीक है, एकदम ही सब एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस चीज़ रहती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शायद से इन्वेस्टिगेशन आइदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनके पास जा सकता है, डीजीआई के पास जा सकता है, और एसएफआईओ के पास जा सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हैं ट्रिगर करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें अगर ये चीज़ें जाती है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे, इतना मुश्किल हो जाता है। एंड आपको पता ही है, रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था, सबसे पहली गड़बड़ कहाँ पे हुई थी, वो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव को लेकर। ठीक है, 1979 करोड़ को लेकर इशू हम लोग को देखने को मिला था। जैसे ही चीज़ें सामने आ गई, स्टॉक भी 27% क्रैश हुआ था, आप सभी लोगों को याद ही होगा। बट बाद में ये बोला गया, अरे नहीं वो तो कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें, मतलब वीकनेस के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इस प्रकार के अलग अलग बहाने हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। देन उसके बाद एक और चीज़ हो गई, 674 करोड़ की डिस्क्रिपेंसीज आ गई। उसमें से अगर हम लोग बात करें 594 करोड़ का जो ग्रैप था, ठीक है, वो गलत वे से रिकॉर्ड किया गया था अदर एसेट में। एंड उसी के साथ साथ जो बैलेंस 79 करोड़ था एज ए इनकम यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया था, जिसको बाद में Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 पिछला साल ही जो था उसमें रेक्टिफाई किया गया। तो मतलब इतनी कुछ चीज़ें होती हुई देखने को आप मिल चुकी है दोस्तों। एंड ऊपर से अगर बात करें कंपनी की जो एक्स सीईओ है, डेप्यूटी सीईओ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ डिस्क्लोज होने से पहले अपने शेयर्स बेच भी दिए थे। आपको याद होगा क्या इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है कि नहीं। मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है कि चीज़ें मतलब सुनकर ही पता चलती है कि भाई ठीक नहीं नज़र आ रही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट पीछे पड़े हुए हैं। अब ये इंडसइंड बैंक को लेकर ये खबर सामने आ रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए खबर है। एमसीए की अगर बात कर ले तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक तो सामने नहीं आया है। बट अगर एसएफआईओ के पास अगर ये चीज़ें चली गई तो फिर काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर ले तो ग्रोइंग इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है, जो एफआईएस को टक्कर दिया है वो किसने दिया है, डीआईएस को ने दिया। एंड डीआईएस को मजबूत कौन कर रहा है, म्यूचुअल फंड वाले ही तो यहाँ पे कर रहे हैं लगातार एसआईपी करके। आप देख सकते हैं एफआईएस का डेटा 2800 करोड़ का माल बेचा, बट डीआईएस देख लो 2700 करोड़ का माल खरीदा की भी नहीं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लास्ट महीने में ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का माल बेचा था ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो डीआईएस ने कितना 60,000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा। अब देख सकते हैं लगातार यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीआईएस के हाथ मजबूत किसने किए हैं, एसआईपी करने वाले म्यूचुअल फंड के थ्रू ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। और ये इंडस्ट्री जितनी बड़ी होती है दोस्तों, वहाँ पे फिर गड़बड़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसी एक खबर अभी हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि आप कह सकते हैं ईडी की एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। किस चीज़ को लेकर दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड केस को लेकर। मतलब तो आप देख सकते हैं एक्स मतलब पुराने एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वीरेश जोशी, इनको अरेस्ट किया गया दोस्तों 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग स्कैम में। यस, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे चीज़ों को चेक करोगे, संडे के दिन ही यहाँ पे ईडी ने खुद ही बताया है कि आज के दिन उनको अरेस्ट यहाँ पे किया जा चुका है। 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग स्कैम देखने को मिला। अभी फ्रंट रनिंग क्या होता है आपको पता ही है, एंड जिनको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड की बात कर ले, बहुत अरबों खरबों रुपया इनके पास यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले ही किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप उसमें पैसा लगा दो तो एकदम रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जब रॉकेट बनेगा तो बेच देंगे और मुनाफा वसूली कर लेंगे। ठीक है, ये इलीगल होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो फ्रंट रनिंग केस में ये 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इनके ऊपर ये आरोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी आप फिलहाल देख सकते हो कि ये जो चीज़ें कस्टडी में भी लिया जा चुका है। 8 अगस्त तक अभी कस्टडी भी हम लोग को देखने को मिलने वाली स्पेशल कोर्ट, एंड वो भी पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये भी एक ऐसा कानून है भाई जिसमें निकलना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट इससे होता क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फिर नाम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मतलब
खराब लगता है इस प्रकार की खबरें सुनकर। तो इसलिए एक्सिस बैंक के ऊपर भी अभी देखा गया तो शायद से कल के दिन काफ़ी लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखा गया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 ही शेयर होल्डर्स है, एक एक्सिस बैंक जो 75% होल्डिंग रखता है और दूसरी वो सिंगापुर वाली कंपनी। देख लेते हैं अभी इसमें क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें टाटा पावर के नंबर देखने को मिल गए। टॉप लाइन देखोगे 17,294, 18,000 हो गया, 17,096 ये भी 18,000 हो गया। एंड अगर फाइनल प्रॉफिट की बात करें 1189, 1262 हो गया, 1306, 1262 यहाँ पे हो गया। बट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो अनुमान था वो 1250 के भी नीचे का अनुमान था, फिर भी 1262 दिखाया है। तो थोड़ा स्ट्रीट इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं, एस्टिमेट को लेकर खुश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अल्टीमेटली मार्केट को ये नंबर अच्छे लगे कि नहीं देखने वाली बात है, बट यस एस्टिमेट को तो वो बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।